वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस फॉर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फंक्शंस के कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट को एस्टैब्लिश किया जा सके। एंड रीजनिंग आपकी क्या कह रही है कि कोर ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डीपीएसपीस का, कि वो एस्टैब्लिश करे इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट क्या है। डेमोक्रेटिक स्टेट, डेमोक्रेसी जहां पर है, स्टेट जो कि ऐसी कंट्री जहां पर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है प्लस वो मॉडर्न भी है। ठीक है, तो अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं यहाँ पर। तो उसके अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसका हम मेजर रोल यहाँ पर क्या मान के चलते हैं कि वो एक तरह से गाइडलाइंस है सरकार के लिए। गाइडलाइंस है किस चीज के लिए, कि हमारे जो अभी तक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कोई भी रिक्वायरमेंट कभी भी उठ के आ जाती है, क्योंकि मेजर जैसे सेट ऑफ जनरल गाइडलाइंस है जिसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना ही पड़ेगा व्हाइल मेकिंग एनी काइंड ऑफ लॉ। ठीक है, तो इसके अंदर सबका ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है मॉडर्न हमारे डेमोक्रेटिक स्टेट को सस्टेन करने के लिए तो यहाँ पर है। ठीक है, जिसमें आपको इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिल रहा है, ठीक है, सोशल बेनिफिट भी मिल रहा है, पॉलिटिकल फंक्शंस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपकी असर्शन वाला स्टेटमेंट तो सही है। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है कि एस्टैब्लिश करो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इनिशियली उसका आइडिया यहाँ पर डीपीएसपी के थ्रू ही लिया गया था। एंड सोशल डेमोक्रेसी की यहाँ पर बात की जा रही है तो हम यूसीसी का एग्जांपल भी यहाँ पर ले सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहाँ पर आपसे बात की जाती है। तो ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू अगर आप पढ़ोगे, एंड इवन कि अगर आप देखो कि गांधीयन जो प्रिंसिपल्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं तो गांधीयन मॉडल भी इसके अंदर फॉलो होता है। ठीक है, तो इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ व्हाट यू कैन से कि हमारे पास कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, बट साथ के साथ बिजनेस कंडक्ट कराने के लिए भी हमारे पास वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो एक तरह से गाइडलाइंस की तरह सर्व करते हैं। तो दोनों की दोनों चीजें जो यहाँ पर करेक्ट है। असर्शन रीजनिंग इज करेक्ट। ठीक है, दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजनिंग से मिल रही है। डी इज द करेक्ट आंसर। देन हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटाइटलमेंट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। ठीक है, कि यहां पर ये आपको अगेन डायरेक्टली मैं आपको बताऊं न्यूज़पेपर से क्वेश्चन आया है। जनरली हम इसको पढ़ते भी हैं वैसे, बट हम फूड सिक्योरिटी को जब पढ़ते हैं इसके बारे में पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो एंटाइटलमेंट की यहां पर बात की थी अमर्त्य सेन जी ने। तो नोबेल लॉरेट भी रहे, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रहता है। थोड़ा और डिटेल में इसको समझाती हूँ। एंटाइटलमेंट्स फूड सिक्योरिटी में अमर्त्य सेन जी ने दिए थे, इंडियन इकोनॉमिस्ट भी हैं, नोबेल लॉरेट भी हैं। अब उन्होंने एक चीज यहाँ पर बोली कि हमारी जो फेमीन्स है ना वो अक्सर सिर्फ इसी वजह से नहीं होती कि हमारे पास खाने की कमी है, बट इस वजह से भी होती है कि इनएबिलिटी है कि एक्सेस टू फूड नहीं प्रोवाइड होता है, यानी कि फूड का एक्सेस हर एक के पास नहीं है। अब हमारे पास इसी तरह का एक क्वेश्चन पेपर के अंदर ही 2025 के अंदर पूछा गया था कि एक्सेस टू फूड जो है, इवन की फूड सिक्योरिटी के ऊपर आपका अगेन वो क्वेश्चन था कि फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास एक्सेस सप्लाई ऑफ फूड है। ठीक है, अगर आपको वो क्वेश्चन याद होगा तो। अब इन एक्सेसिबिलिटी अगर है आपके पास, तो आपके पास फूड सिक्योरिटी होते हुए भी जो ऐसे आप कह सकते हो कि लैक ऑफ फूड जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो यही चीज जो है वो अमर्त्य सेन जी ने यहाँ पर बोली थी कि यानी कि पीपल कैन लीगली एंड इकोनॉमिकली क्लेम अपना शेयर इन दैट फूड सिक्योरिटी जो कि कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है, विच मीन्स कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम बात करते हैं तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया हमारे जो फूड सिक्योरिटी के अंदर यहां पर ऐड किया गया था। ठीक है, तो इसी वजह से आप देखोगे कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, एंड बहुत सारी ऐसी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम है जो कि आपको फूड सिक्योरिटी के बारे में बोलती है, वो यहां पर इंक्लूड की गई थी। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन की जब हम बात कर रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए है, तो फूड प्रोडक्शन के केस में अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन तक उनका योगदान है, बट एंटाइटलमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो अमर्त्य सेन इज द करेक्ट पर्सन। देन आपको यहाँ पर ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में पूछा गया है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेन ये सारी चीजें जो आप न्यूज़पेपर से ही पढ़ सकते हो। ठीक है, न्यूज़पेपर ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए फॉलो आपको जो करना पड़ेगा कि 58 ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो संस्कृत स्कॉलर के द्वारा जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने, जो आप कह सकते हो कि उनको यहाँ पर शुरुआत जो है वहां से हुई थी। पहली स्टेटमेंट आपकी ये कहती है। दूसरी स्टेटमेंट है कि फर्स्ट अवार्ड जो है वो 1965 के अंदर दिया गया था। अब आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर चूज करना था। अगेन इसके अंदर एक्सप्लेनेशन की यहाँ पर जरूरत तभी पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी दोनों करेक्ट है, मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर्स है, हर साल अवार्ड किए जाते हैं भारतीय ज्ञानपीठ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा। बट अब यहाँ पर एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि 8th शेड्यूल के अंदर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर कोई यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हो किसी इंडियन ऑथर की या कोई भी ऑथर की। ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस जो कि 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उनके अंदर कोई ऐसी आपकी कंट्रीब्यूशन है तभी आपको ये अवार्ड कॉन्फर किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये अब किस किस कैटेगरी के अंदर
संस्कृत स्कॉलर एंड इवन पोएट या कोई भी ऐसी आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। प्लस अभी पोस्टमसली नहीं दिया जाता अवार्ड, यानी कि किसी की डेथ के बाद ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। फर्स्ट जो ज्ञानपीठ अवार्ड था वो 1961 के अंदर यहाँ पर अनाउंस तो कर दिया गया था, बट 1965 के अंदर ये दिया गया था किसको, जी शंकरा कुरूप जी को, जो कि मलयालम पोएट हैं। 1965 के अंदर ये अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ये मिलता है आपको क्या, 11 लाख रुपए मिलते हैं, ब्रॉन्ज प्लाक मिलता है, साइटेशन मिलती है, ठीक है, एंड पोस्थुमस रिकॉग्निशन यहाँ पर नहीं होती, मतलब रिसिपेंट्स जो है अलाइव होने चाहिए एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ अवार्ड्स। तो अनाउंसमेंट के टाइम पे अलाइव होने चाहिए, ठीक है, कि जब अवार्ड अनाउंस हो रहा है एंड जब तब तक वो अलाइव है। अगर उनके थोड़े टाइम बाद बाय द टाइम अवार्ड देना है, अवार्ड सेरेमनी के बीच में इफ एनी पर्सन पासिस अवे, तो वो अवार्ड उन्हीं का ही रहेगा। तो ये ध्यान में आपको रखना है। देन अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द रूल एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। फेयरली सिंपल क्वेश्चन अगेन। यहाँ पर आपको पेशवाज के बारे में पूछा गया है, तो हमें पता है शुरुआत कहाँ से हुई, बालाजी विश्वनाथ से हुई, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ से शुरुआत करते करते आपके पास बाजीराव वन आते हैं, जिनको एक्सपैंड करने के लिए मेजरली यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए उनकी बहुत ज्यादा जाना भी जाता है, ठीक है। बाजीराव वन को डेक्कन टू द नॉर्थ डिफीटिंग द मुगल्स इन सेवरल अदर कैंपेन्स, उन्होंने अपना मराठा एम्पायर को एक्सपैंड किया था, ठीक है। उसके बाद बालाजी बाजीराव आते हैं, जिनको हम नाना साहब के नाम से भी जानते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उनके लिए हम ज्यादातर इनकी बात की जाती है। देन माधवराव वन, ठीक है, बालाजी बाजीराव के जो बेटे थे। मराठा पावर्स जो है उन्होंने यहाँ पर रिवाइव की थी पानीपत के डिफीट के बाद, तो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लेकर आए एंड साथ में जो रीजनल चीफ्स थे उनके साथ उन्होंने अपने अलायंसेस को बेटर किया था एंड इंटरनल डिसेंट जो है उसको यहाँ पर खत्म भी किया था, कम भी किया था। तो एफिशिएंसी जो है पेशवाज की वो माधव राव वन के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट पेशवाज की तरह आप इनको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपसे हेडक्वार्टर्स एंड रेलवे जोन के बारे में, ठीक है। नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे कटक, ठीक है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करना था। हाउ मेनी भी नहीं पूछा गया है, कौन से करेक्ट हैं, कौन से इनकरेक्ट है, ठीक है। करेक्टली मैच आपको यहाँ पर देखने थे कौन से हैं। करेक्ट आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंगली आपका फर्स्ट नॉर्दर्न रेलवे के लिए न्यू दिल्ली है, ये सभी को जनरली पता होता है, बट व्हाट मेक्स इट डिफरेंट इज कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लिए आपके पास गोरखपुर है, दैट इज करेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली यहाँ पर मैच आपके पास साउथ ईस्टर्न रेलवे है। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे के टाइम पे ना लोग सोचते हैं कि साउथ में ही कहीं पे इसका जो है वो हेडक्वार्टर या जोन होगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, कटक के अंदर नहीं, वेयर एज हमारे पास कोलकाता वेस्ट बंगाल में हेडक्वार्टर्स है किसका, साउथ ईस्टर्न रेलवे का। देन आज के लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस थे, आज हमने कंप्लीट कर लिया है 150 क्वेश्चंस को यूपीपीसीएस 2025 के पेपर को। एंड फाइनली 150 क्वेश्चंस जो अब आप रिवाइज करते हैं किसी भी टाइम पे जब आप प्री की तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक तरह से आपके लिए ये एक ऐसे सेशंस बन गए हैं जिसमें आपको पेपर को इन डिटेल इतना ज़्यादा खुद से नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट आप एक रेफरेंस ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम द आंसर्स कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। एग्जामिनर की यहाँ पर साइकी क्या है, पिछले साल का पेपर है, वो आपको एक तरह से सॉल्व यहाँ पर मिल चुका है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर पढ़ाई भी कर सकते हैं। एंड विद रिस्पेक्ट टू द बैचेस जो कि अवेलेबल है हमारे पास, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कांटेक्ट करके रिगार्डिंग द बैचेस इंक्वायरी भी कर सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।